एक बार फिर से स्वागत है आपका इस महान माँ बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में। इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं बाल अपराध की। बाल अपराध छोटी आयु या बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्य हैं जिन्हें बाल अपराध कहते हैं। बाल अपराध बालकों के द्वारा किया गया असामाजिक व्यवहार है या बालक और किशोरों के ऐसे व्यवहार जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं, ऐसे कार्यों को करने वाले बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराध की परिभाषाएं दो आधारों पर दी जाती हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से और कानूनी दृष्टिकोण से। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उन कार्यों को बाल अपराध माना जाता है जो एक समूह या समाज को हानि पहुंचाते हैं और जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक समाज में आदर्श, प्रतिमान व मूल्यों की तथा वैधानिक नियमों की एक व्यवस्था होती है। जब किसी व्यक्ति द्वारा इन मान्य नियमों का पालन नहीं किया जाता, तब अपराध की समस्या पैदा होती है, फिर चाहे वह अपराध हो या बाल अपराध। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टि से बाल अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे कार्य का अपराधी है जिसको वह समूह, जिसने अपने विश्वास को कार्यान्वित करने की शक्ति है, समाज के लिए हानिकारक समझता है और इसीलिए ऐसा कार्य निषिद्ध भी है। डॉक्टर हेकरवाला के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से बाल अपराध का तात्पर्य बच्चे या किशोर के ऐसे व्यवहार से है जो मानवीय संबंधों के क्रम में, जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता हो, बाधा डालता है। मोहरर के अनुसार वह व्यक्ति जो जानबूझकर, इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है, बाल अपराधी कहलाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बाल अपराध को एक ऐसे व्यक्तिगत समस्या माना जा सकता है। मनोविज्ञान के अनुसार इसे बालक के आचरण का अध्ययन करके ही जाना जा सकता है। इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर बाल अपराध को परिभाषित करते हुए फ्राइड लेडन कहते हैं, जब किसी बालक के व्यक्तित्व में ऐसी अभिवृत्ति विकसित होती है जो उसे सामाजिक नियमों और कानूनों को तोड़ने की प्रेरणा देती है, तब उसे बाल अपराधी कहेंगे। ऐसे ही जेम्स भी मनोवैज्ञानिक आधार पर बाल अपराधी की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं, बाल अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से है जो आदत के रूप में अपनी निराशाओं को समाज विरोधी कार्यों या हिंसा के रूप में प्रदर्शित करता है। बाल अपराधियों को परिभाषित करने का तीसरा आधार है कानूनी आधार। बेकर कानूनी आधार पर ही बाल अपराधी को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे हिंसात्मक व्यवहार से है जिसमें एक बालक द्वारा राज्य और नगर के कानूनों का उल्लंघन होता है। न्यूमेयर ने भी बाल अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है कि बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है। यह परिभाषा समाजशास्त्रीय और कानूनी दोनों दृष्टियों से बाल अपराधी की विशेषताओं को बताती है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो बालक किसी भी व्यवहार के द्वारा कानून का उल्लंघन करता है और यह उल्लंघन उसकी आदत से बन गई है, तो उसे बाल अपराधी कहा जाएगा। बाल अपराध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। किसी एक कारण को बाल अपराध का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता। अनेक विद्वानों ने इसके विभिन्न कारण बताए हैं, जिसका हम अब बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पारिवारिक कारणों की। बाल अपराध के लिए पारिवारिक कारण जिम्मेदार होते हैं। परिवार वह प्राथमिक संस्था है जहां बच्चे का लालन पालन और समाजीकरण होता है। प्रेम और सहयोग एवं सामाजिक नियमों का प्रशिक्षण भी बच्चा परिवार में ही प्राप्त करता है।
लेकिन यदि परिवार संगठित न हो और परिवार की आर्थिक दशा और निवास की स्थितियाँ और माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों में संतुलन नहीं हो तो विपरीत स्थितियाँ निर्मित हो जाती है, जो पारिवारिक विघटन पैदा करती है और बालकों को अपराधी बनाती हैं। पारिवारिक कारणों में सबसे पहले बात करते हैं टूटे परिवार की। वे परिवार जिनमें माता पिता या उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो, या परस्पर संबंध विच्छेद हो गया हो, या माता या पिता का एक से अधिक विवाह होने के कारण उनके जीवन साथी एक से अधिक हों, या घर में विमाता या दूसरे पिता हों, दोनों साथ साथ रहते हैं किंतु दोनों में मनमुटाव, कलह या झगड़ा होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को पर्याप्त स्नेह नहीं मिल पाता और इससे उनका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। ऐसे पारिवारिक बाल अपराध के जनक दूसरा कारण है अनैतिक परिवार। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुकरण करते हैं। वे हर अच्छे बुरे कार्य बड़ों के अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। यदि परिवार में बड़े भाई बहन अपराधी हैं या सौतेले भाई बहन हैं जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो बच्चों का व्यक्तित्व भी विकृत हो जाता है। उनमें विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। वे दूषित वातावरण से बाहर रहने लगते हैं और गलत संगति प्राप्त कर अपराधी बन जाते हैं। या जब माँ बाप बच्चों को समान रूप से स्नेह नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और उनके मन में अपराध की भावना जागृत हो जाती है। जिन परिवारों में नैतिकता के सिद्धांतों को महत्व नहीं दिया जाता, माता पिता अपने कार्यालयों में व्यस्त रहते हैं, तो दूसरी तरफ बच्चे सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, असामाजिक क्रियाओं की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा अगर परिवार में जीवन साथी यौन संबंध स्थापित करने में सावधानियां नहीं बरतते हैं, तब बच्चे आपराधिक क्रियाओं की तरफ बढ़ सकते हैं। बाल अपराध शास्त्रियों का यह भी कहना है कि बाल अपराधों को बढ़ाने में परिवारों में अनुशासनहीनता की व्यवस्थाओं का भी होना है। बहुत से माता पिता बच्चों के पालन पोषण में विशिष्ट तरह के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, या तो वे बच्चों को बहुत सजाएं देते हैं। ऐसी स्थिति में बालकों में असामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले बगैर नहीं रहता है। कई परिवारों में बच्चों पर कोई अनुशासन नहीं होता, तो दूसरी ओर बहुत से परिवार में बच्चों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। कभी कभी लड़कियों व लड़कों के साथ गलत माँ बाप का अलग अलग व्यवहार होता है। इन अनेक कारणों का परिणाम बालकों को अपराध की ओर बढ़ावा देता है। बच्चों में निराशा उत्पन्न हो जाती है, तो वह माता पिता का विरोध करने लग जाते हैं, या फिर हर इच्छा की पूर्ति होने पर बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है, जिससे परिवार के बाहर जब इच्छित वस्तु नहीं मिलती तो वे अवैध तरीके अपनाकर उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार बालकों पर अत्यधिक नियंत्रण या पूर्ण स्वच्छंदता दोनों ही स्थितियां अपराध की जनक मानी जाती हैं। माता पिता या संरक्षणकर्ता अपने बच्चों के साथ असमानताओं का जब व्यवहार करते हैं, जैसे किसी बच्चे की तो बहुत प्रशंसा करते हैं तथा दूसरे बच्चों की हंसी उड़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों में हीनता या निराशा की भावनाएं पैदा होती हैं। ऐसे बच्चे प्रारंभ में तो परिवार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसके बाद समाज के नियमों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट का उन्हें एहसास नहीं होता और वे अपराधी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होते हैं। दूसरा कारण आता है आर्थिक कारण। आर्थिक परिस्थितियाँ भी व्यक्ति को या बच्चों को अपराधी बनाती हैं। आर्थिक परिस्थितियों में बाल अपराध का घनिष्ठ संबंध है। अधिकांश बाल अपराधी वे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। कभी कभी ऐसे घरों में माता पिता स्वयं अपराध में लिप्त होते हैं, इसलिए उनके बच्चे उस व्यवहार का अनुकरण कर लेते हैं। इसके अलावा निर्धनता की स्थिति में बच्चे की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, इसलिए यह असंतोष उनके अंदर कुंठा पैदा करता है और ऐसी स्थिति में
बच्चा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी और अन्य अपराधों की तरफ बढ़ने लगता है। बाल अपराध के लिए उत्तरदायी तीसरा कारण है स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का अभाव। हर व्यक्ति कार्य के बाद मनोरंजन चाहता है। मनोरंजन सिर्फ व्यतीत करने या दिल बहलाने का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के संतुलित विकास का भी अच्छा साधन बन सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए स्लेंगर ने कहा था कि जो लड़का खेल हेतु सड़कों या गलियों का प्रयोग करता है वह उतना दोषी नहीं है जितना कि वह समुदाय जो खेलकूद के साधनों की व्यवस्था नहीं करता। स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की कमी से बालकों का ध्यान कई तरह की शरारतों की तरफ जाता है। बाल अपराध के कारणों में से एक कारण सांस्कृतिक भी है। प्रत्येक समाज की संस्कृति में स्वीकृति और मान्य व्यवहार प्रणालियों के निश्चित मानक होते हैं। इनके अनुरूप आचरण से समूह में समायोजन की प्रक्रिया विकसित होती है। लेकिन जब सांस्कृतिक प्रतिमानों के विपरीत आचरण विकसित होता है तो समूह में कुसमायोजन की प्रक्रिया पनपने लगती है। नगरीकरण और विभिन्न संचार के साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक परिवर्तन की गति समाज में तेजी से बढ़ी है। यही कारण है कि मूल्यों का भ्रम, नैतिक पतन बढ़ रहा है। परिवार जैसी संस्था द्वारा प्राथमिक नियंत्रण कमजोर हो रहा है। बच्चे अनियंत्रित स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। साथ ही मनोरंजन की प्रकृति भी व्यावसायिक हो गई है। अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न बच्चे अश्लील साहित्य एवं चलचित्रों के माध्यम से अपराध की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। चलचित्र भी बाल अपराध का कारण है। चलचित्र या मूवी जिसे कहते हैं, आजकल मनोरंजन का मुख्य साधन बनता जा रहा है। बालकों के सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाते। बहुत से बालक तो सिर्फ अपनी अतृप्त कामुकता को शांत करने के लिए ही चलचित्रों में जाते हैं। इनमें इस तरह के कई ऐसे समाज विरोधी कार्य दिखाए जाते हैं जिन्हें बालक सीख जाता है और दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसके अलावा पास पड़ोस का भी बालक के अपराध प्रवृत्ति पर असर पड़ता है। बालक के विकास पर उसके पास पड़ोस का प्रभाव पड़ता है। अगर उसका पड़ोस अच्छा है तो इसका बालक के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने अच्छे आदमी उदाहरण के रूप में है। इसके विपरीत अगर पड़ोस शराबियों, जुआरियों, वेश्यागामियों, चोर, गिरकट आदि का है तो बालक भी अनुकरण से इनकी आदतें सीखता है तथा बड़े होने पर, अवसर मिलने पर वह भी इन व्यसनों का पक्का शिकार होता है और अपराधी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होता है। इसी के साथ व्यक्तिगत कारण भी हैं जो किसी बालक को अपराधी बनाते हैं। बाल अपराधी व्यक्ति का आचरण उसकी मानसिक अस्थिरता को स्पष्ट करता है, जैसे आवारापन, भगोड़ापन, प्रतिशोध, अपनी आवश्यकताओं की तुरंत पूर्ति आदि। यह असामान्य आदतें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि बाल अपराध वैयक्तिक कारणों से होता है। जब बच्चे अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं और कुंठाओं और हीन भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं, तब उनमें समाज विरोधी तत्वों के प्रति सहज रूप से आकर्षण पैदा हो जाता है। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ बाल अपराधों की स्थिति चौंकाने वाली है। कुल जो अपराध होते हैं उनका 0.5% बाल अपराध के अंतर्गत आता है। बालकों द्वारा किए गए अपराधों में उच्चतम संख्या चोरी, डकैती, संपत्ति संबंधी अपराध, सेंध मारकर चोरी करना, लूटमार आदि के होते हैं। ऐसे प्रमाण भी मिल रहे हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि बाल अपराधी महानगरों और नगरीय क्षेत्रों में नाबालिग बालिकाओं का अपहरण करने लगे हैं और उनके साथ बलात्कार के अपराध भी करने लगे हैं। इनमें उन बाल अपराधों का वर्णन नहीं है जिनकी शिकायत नहीं की जाती है। बाल अपराध को कैसे रोका जाए, इसके लिए 2 स्तरों पर सकारात्मक कार्य किए जा सकते हैं। पहला, एक तो उन बाल अपराधियों को सुसभ्य नागरिक बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएं, जिससे वे आगे इस
कार्य में प्रवृत्त न हो और अपने अन्य साथियों को भी अपराधी न बनाएं। दूसरा, पहले ही उन कारणों की खोज की जाए जो बाल अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ बाल अपराध सुधार के लिए बनाए गए कार्यक्रम भी बहुत सहयोगी हो सकते हैं। भारत में बाल अपराधियों की संख्या में कमी करने के उद्देश्य से अनेक सांविधिक उपाय किए जा रहे हैं। अनेक प्रशिक्षण, सहायता व संस्थाओं आदि का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे ये बालक सामान्य नागरिक बालकों का जीवन व्यतीत कर सकें। बाल अपराधी वयस्क अपराधियों के समान परिपक्व और सिद्धहस्त नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें उचित सलाह और प्रशिक्षण देकर सुधारा जा सकता है। इनको सुधारने के लिए कुछ कानूनी स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत बाल न्यायालय विशेष न्यायालय हैं जो उन बाल अपराधियों और बालकों को संरक्षण प्रदान करते हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, पूना, बेलगांव, नासिक, महाराष्ट्र, कर्नाटका आदि नगरों में बाल न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत अपराधी बालक को सामान्य वातावरण देने के उद्देश्य से सामान्य रूप से अनौपचारिक बातचीत के द्वारा इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है कि बच्चा आतंकित और भयभीत न रहे। दंड के रूप में जुर्माना, चेतावनी, अच्छे व्यवहार का बॉन्ड भरवाना और माता पिता को सौंप देना आदि कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा जब बाल अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे सुधारालय में रखा जाता है। जब तक उस पर अदालती कार्यवाही चलती है, अपराधी इन्हीं सुधारालयों में रहते हैं। यहाँ पर परिवीक्षा अधिकारी बच्चे की शारीरिक, मानसिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं। उन्हें मनोरंजन, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि दिया जाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है कि बालक सही सूचनाएं दें जिसे वह न्यायाधीश के समक्ष देने से घबराता है। प्रमाणित विद्यालयों में भी बाल अपराधियों को सुधार के लिए रखा जाता है। इन विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त ऐच्छिक संस्थाएं चलाती हैं। भारत में 2 प्रकार के विद्यालय हैं। जूनियर सर्टिफाइड विद्यालय, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालक सामान्य शिक्षा पाते हैं, तथा सीनियर सर्टिफाइड विद्यालय, जहां 12 से 16 वर्ष के बाल अपराधियों को प्राविधिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साधारणतया 18 वर्ष की उम्र में बालक को स्कूल से रिहा कर दिया जाता है। सहायक गृहों में बाल अपराधियों को कुछ समय तक रखा जाता है। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता उनका अध्ययन करते हैं और उनकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। ये गृह प्रमाणित स्कूलों के साथ संबद्ध रहते हैं। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए पालक गृह भी बने हुए हैं। इन्हें पालक गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें 10 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों को रखा जाता है। जिन बालकों को प्रमाणित स्कूलों में नहीं भेजा जा सकता, उन्हें यहाँ रखकर सुधारा जाता है। इन गृहों को ऐच्छिक संस्थाएं चलाती हैं और इन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिन राज्यों में बाल अधिनियम नहीं है, उन राज्यों में सुधारालय अधिनियम के अंतर्गत सुधारालय स्थापित है, जहां बाल अपराधियों को रखा जाता है। इन गृहों में रहकर अपराधी कोई ऐसा प्रशिक्षण लेता है जिससे आगे चलकर वो कोई व्यवसाय कर सकें। इनसे बालकों को दूषित वातावरण से अलग रखने में सहायता मिलती है और उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाता है। जिन बाल अपराधियों को न्यायालय के द्वारा परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है और जिनके माता पिता नहीं होते, या जिन बालकों का घर का वातावरण उनके रहने के अयोग्य समझा जाता है, उन बालकों के लिए परिवीक्षा छात्रावास की व्यवस्था की जाती है। इन छात्रावासों में रहने वालों को व्यवसाय करने, घूमने फिरने और नौकरी करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। केवल रात्रि को वहां समय पर पहुंचना आवश्यक होता है। छात्रावास अधिकारी इन लोगों की गतिविधियों पर दृष्टि रखते हैं। बाल अपराध को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि उन कारणों का पता लगाकर जो कि बाल अपराध को
उत्पन्न करते हैं उन पर नियंत्रण किया जाए तो अपराधों की संख्या में कमी हो सकती है। जैसे बाल अपराध के अनेक कारण जैसे शारीरिक दोष, मानसिक हीनता, सामूहिक अस्थिरता, निर्धनता, अनियंत्रित यौन इच्छाएं, असुरक्षा, पारिवारिक परिस्थितियां, पड़ोस, विद्यालय, साथी समूह और गंदी बस्तियां आदि हो सकते हैं। यदि इन कारकों पर नियंत्रण रखा जाए और वातावरण में सुधार लाया जाए तो बाल अपराध में कमी लाई जा सकती है। यानी इन निरोधात्मक साधनों का प्रयोग कर बाल अपराध को जन्म देने वाले कारणों को दूर किया जा सकता है। यदि परिवार में बालकों का समाजीकरण स्वस्थ वातावरण में किया जाए, उनके स्वास्थ्य, आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं और उचित शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए तो बालक समाज के अनुरूप आचरण करेंगे और परिवार बालकों को अपराधी बनने से रोक सकता है। मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता होने पर भी बच्चों के स्वस्थ विकास में हम भागीदारी रख सकते हैं और उनके अपराधी भावना के विकास के लिए ताकि समय ही नहीं मिले और उनमें स्वस्थ भावना का विकास हो। सुविधाहीन बालकों को आर्थिक सुविधाएं देकर बाल अपराधों में कमी आ सकती है। कुसमायोजित और मानसिक रूप से विघटित बालकों को उचित निर्देशन प्राप्त कराने के उद्देश्य से बाल निर्देशन केंद्र और मानसिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जा सकती है। विद्यालय भी इस दिशा में निदानात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराकर बालकों को उचित दिशा प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। और सामूहिक रूप से यदि प्रयास किए जाएं तो बाल अपराध को हम रोक सकते हैं। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।